गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। इसे शॉर्ट में बीबीटी कहते हैं। तो ये थ्योरी क्या कहती है हम वो तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही हम इसकी लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस थ्योरी को समझते हैं। देखिए बीबीटी क्या कहती है उसको हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है CrNH3 का होल 6 और उसके ऊपर +3 चार्ज है। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये मेटल है, और यहाँ पर ये क्या है, ये लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या है, मेटल है और लिगेंड है। तो यहाँ पर जो बीबीटी है वो ये कहती है कि ये जो मेटल और लिगेंड है इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, यानी यहाँ पर ये जो मेटल, मैंने आपको बताया कि ये मेटल है और ये लिगेंड है, तो बीबीटी कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, यानी इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बीबीटी कहती है कि ये जो बॉन्ड बनेगा वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होगा, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट पॉइंट में बीबीटी ये बोलती है कि इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसके अलावा बीबीटी कहती है कि कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है, यानी कि ये जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम या फिर हम बोल सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन, तो ये जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन जो है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। यानी बीबीटी कहती है कि जब मेटल किसी लिगेंड के साथ बॉन्ड करेगा, यानी जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होगी तो मेटल के पास क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, और लिगेंड के पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। यानी मेटल के तो होने चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड के पास क्या होने चाहिए, फिल्ड ऑर्बिटल। यानी कि यहाँ पर जो बीबीटी है वो क्या कहती है कि मेटल जो है हमारे पास, मेटल सेंट्रल मेटल एटम या फिर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। यानी जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे और लिगेंड के पास फिल्ड ऑर्बिटल होंगे तब ये क्या बनाएगी, लिगेंड के साथ जो मेटल है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई है इसे मैं आपको पॉइंट में नोट करा देती हूँ, देन हम आगे के पॉइंट्स को समझेंगे। देखिए अभी जो हमने समझा था वो इस पॉइंट में लिखा है। इस पॉइंट में लिखा है द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड विद सुइटेबल लिगेंड। इस पॉइंट में दे रखा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन है किसी भी कॉम्प्लेक्स में उसके पास क्या होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड विद सुइटेबल लिगेंड। यानी कि कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए मेटल लाइन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मेटल है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और जो लिगेंड है उसके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें कोऑर्डिनेट या फिर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ऐसा बीबीटी कहती है। अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट की, आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकेंड पॉइंट में बीबीटी कहती है कि हर एक लिगेंड के पास एटलीस्ट एक ऑर्बिटल ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेटल है, मेटल के पास क्या होना चाहिए, मेटल के पास होना चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल और लिगेंड के पास कैसा होना चाहिए, फिल्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में बीबीटी कहती है कि लिगेंड के पास एटलीस्ट एक ऑर्बिटल ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तभी तो वो मेटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। यानी सेकंड पॉइंट में भी वही बात बोली जा रही है जो फर्स्ट में बोली गई थी कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और लिगेंड के पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वो आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे जिसको कोवेलेंट या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो हम इसको सेकेंड पॉइंट में कैसे लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे each ligand has at least each ligand has at least one orbital
containing a lone pair of electron. तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया कि यहाँ पर बोला जा रहा है लिगेंड के पास एक ऑर्बिटल ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन ओवरलैप विद फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। यानी कि थर्ड पॉइंट देखिए सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया तो सेकंड भी बहुत ईजी है, उसी से रिलेट कर रहा है, और सेकंड और फर्स्ट क्लियर हो गए तो थर्ड पॉइंट भी बहुत ईजी है। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे पास मेटल है और जो हमारे पास लिगेंड है, तो जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि मेटल के पास क्या होना चाहिए, मेटल के पास होने चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, और लिगेंड के पास क्या होनी चाहिए, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। लिगेंड के पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए और मेटल के पास यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड के फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे और क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी इसके वैकेंट ऑर्बिटल इसके फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे तो क्या बना लेंगे, वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इस पॉइंट को हम लिखेंगे कैसे, द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल of metal ion overlap with filled orbitals of the ligand to form sigma bond that is called covalent or coordinate bond। क्लियर। थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन के एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे किसके, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ, तो वहाँ पे बनाएंगे वो सिग्मा बॉन्ड, और इस सिग्मा बॉन्ड को ही यानी यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसी को कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। देखिए अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो मैं आपको फोर्थ पॉइंट को बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको नोट करा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है ये। आई नो कि अभी आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, बट डोंट वरी, वीडियो के लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा कि फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या था। बाकी के जो तीनों पॉइंट थे वो बहुत सिंपल थे, बहुत ज़्यादा ईजी थे, तो आपको समझ में आ गए होंगे। फोर्थ पॉइंट में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। अब देखिए फोर्थ पॉइंट की कह रहा है कि जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है, जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें या तो इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स तो ये है जिसके +3 चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास ये है और मेरा सेकेंड कॉम्प्लेक्स ये है। मैंने दो यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों लिए हैं, क्योंकि मैं दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से ही आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल्स और आउटर डी ऑर्बिटल्स कैसे इन्वॉल्व हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट था फोर्थ, उसमें ये बोला जा रहा था कि या तो इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में या फिर आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। अब मैंने आपको दो ये जो यहाँ पर एग्जांपल्स दो कॉम्प्लेक्स लिए हैं, इन दोनों में मैं एक में आपको बताऊंगी कि इनर डी ऑर्बिटल्स किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं और दूसरे में मैं आपको बताऊंगी कि आउटर डी ऑर्बिटल्स किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैं लास्ट वाला लिखूंगी सिर्फ 3d7 4s2,
क्लियर। हमने इसका क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो क्या आ गया, लास्ट वाला मैंने लिख दिया 3d7 4s2। नेक्स्ट हम इसका करेंगे तो यहाँ भी कोबाल्ट है हमारे पास, इसका भी 27 है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3d7 4s2। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि यहाँ पर जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं बता रही हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बता रही हूँ कि किस तरीके से इनर और किस तरीके से आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मीन्स कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो 3d6 4s0 हो जाएगा। सेम हम इसी तरीके से इसका करेंगे, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी कोबाल्ट की 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 2 यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, तो यहाँ भी 3d6 और 4s0, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो, और एक यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे तो 6 बचे और यहाँ पे 0। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 3D के लिए 1 2 3 4 एंड 5, ये बना लिया मैंने 3D। उसके बाद हम बनाएंगे 4s वाला, उसके बाद हम बनाएंगे 4p वाला, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब हम इसके लिए सेम ऐसे ही ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 3D के लिए बनाएंगे, D में कितने होते हैं 5, 1 2 3 4, तो 5 हो गए। अब हम बनाएंगे 4s के लिए, तो एक बन गया, फिर हम बनाएंगे 4p के लिए, तो यहाँ पर 3 बन गए, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। हमने क्या किया, 4s के लिए बनाया, फिर 4p के लिए बनाया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको कि अब हमने ये जो ऑर्बिटल्स बनाए हैं, क्योंकि ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, तो अब हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी D में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, S में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम उनके ऑर्बिटल्स में फिल कर देंगे। अब यहाँ पर एक बात जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है वो क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास लिगेंड है वो NH3 है, और यहाँ पर जो हमारे पास लिगेंड है वो फ्लोरीन है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो NH3 है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, यानी ये वाला जो NH3 है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और ये वाला जो लिगेंड होता है ये वीक लिगेंड होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये वीक लिगेंड होता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप इसी की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके वहाँ पर मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक बताई है कि बीबीटी के क्वेश्चंस आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। देखिए तो ये वाला क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और यहाँ पर जो लिगेंड यूज़ हो रहा है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो देखिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जब कभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, और जब कभी वीक लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती है। मतलब देखिए समझिए, जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें D में, तो हम 1 2 3 4 5 देन 6 फिल कर देंगे। 4s में क्या है 0, 4p में क्या है 0, तो यहाँ हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे। सेम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 3D में कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 4s में 0 है, 4p में 0 है, तो हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे, ठीक है। बात करते हैं NH3 की, तो वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी पेयर नहीं है इन इलेक्ट्रॉन के, तो हम क्या करेंगे, ये पेयर हो जाएंगे, यानी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और यहाँ पेयरिंग कर लेगा, तो ये 2 ऑर्बिटल हमारे पास वैकेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन है कि वीक फील्ड लिगेंड है, ये क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये यहाँ पे पेयरिंग करा पाए। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे है वैसे ही रहेंगे, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर जो 4p है, अब जब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी और हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 6 फ्लोरीन है। देखिए हमारे पास यहाँ पर 6 अमोनिया है, 6 फ्लोरीन है। अब हमें क्या करना है कि ये जो अमोनिया है उनको इसमें, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनमें सेट कराना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक NH3 यहाँ आ गया, एक NH3 यहाँ आ गया, एक NH3 यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ पर आ गया, और एक NH3 यहाँ आ गया। टोटल कितने NH3 थे हमारे पास, 6 थे, तो हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल की ज़रूरत थी।
क्या करने के लिए, NH3 को वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल थे, तो हमने 6 जो हमारे पास अमोनिया थे उनको वहाँ पे सेट करा दिया। अब यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तो किस तरीके से बताएंगे, देखिए यहाँ पर 3D के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं इस हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे D2, और एक S का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो S, और 3 P के ऑर्बिटल इन्वॉल्व है यहाँ पे तो sp3, तो हम लिखेंगे D2sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास 6 फ्लोरीन है, तो हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए इस फ्लोरीन को सेट कराने के लिए, लेकिन हमारे पास है कितने, 1 2 3 4 है सिर्फ, जबकि हमें चाहिए कितने, 6, लेकिन हम इनको पेयर करा के ऑर्बिटल्स को वैकेंट नहीं करा सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे वाले ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पर 4p के बाद कौन सा आएगा, 4d, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 4d को भी बना लेंगे, 1 2 3 4 5, हमने क्या कर लिया, हमने 4d को भी यहाँ पे बना लिया है। क्यों बना लिया है 4d को, क्योंकि यहाँ पर हमें वैकेंट ऑर्बिटल्स की ज़रूरत थी और हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स थे नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, अब हम इस फ्लोरीन को यहाँ पे सेट करा देंगे, तो एक तो यहाँ आ गया फ्लोरीन, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, हमने जो हमारे पास 6 फ्लोरीन थे उनको यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो यहाँ पे 4s, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में तो हम लिखेंगे s, उसके बाद 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो हम लिखेंगे sp3, उसके बाद 2 d के इन्वॉल्व है तो हम लिखेंगे sp3d2। अब इनसे मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे इनर और आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। देखिए अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा डी वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है, वो डी वाला ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ है, 3D वाला, यानी कि 3D वाला मतलब पीछे वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, जो पीछे की तरफ, यानी ये वाला, तो ये क्या है, अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं इस वाले एग्जाम्पल की, इस कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं थे, जो हमारे पास इनर डी ऑर्बिटल है वो तो ये है। अब इनर डी ऑर्बिटल के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल थे ही नहीं, तो हमने कौन सा यूज किया, आउटर, बाहर वाला डी ऑर्बिटल हमने यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर 3D यूज हुआ लेकिन यहाँ पे 4D यूज हुआ है, मतलब बाहर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज हुआ है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो आपको फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि बीबीटी कहती है कि हाइब्रिडाइजेशन में कभी कभी इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हो सकते हैं और कभी कभी आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो बीबीटी कहती है। मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और चारों ही पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरी वो वाली वीडियो जा करके ज़रूर चेक कीजिएगा, जिसमें मैंने आपको बीबीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ बीबीटी। एंड थैंक यू सो मच for watching this video.